Right on. Today we will start up with the topic of acceleration. Next parameter. Okay, this is the fifth parameter, that is the acceleration. देखिए, it is also a vector quantity. It is also a vector quantity and is of following two types. It is also a vector quantity and is of following two types. Number first is instantaneous acceleration. फिर से वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. एक पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या एक्सेलरेशन है, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ठीक है, तो राइट ऑन. इट इज द एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट और इंस्टेंस. इट इज द एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट और इंस्टेंस. इट इज ऑब्टेन्ड बाय differentiating velocity with respect to time. It is obtained by differentiating velocity with respect to time, and its direction is same as that of the force. Its direction is same as that of the force acting on the body. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है उसको हम ए आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वेक्टर साइन लगा दो. इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं इसको. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन is the rate of change of velocity with respect to time. We obtain it by the differentiation. Okay, and direction is the direction of the force. Whatever force is acting on the body, that is the direction of acceleration, instantaneous acceleration. Okay. Second is average acceleration. Average acceleration. एवरेज एक्सेलरेशन जो है, हाउ डू वी डिफाइन इट? लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू चेंज इन टाइम. इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम. ठीक है, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन जो है इसको हम एवरेज एक्सेलरेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं. दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. नाउ हाउ डू वी डिफाइन द चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी बल्कि चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी. हाउ डू वी डिफाइन इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट? वी रिप्रेजेंट चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी बाय डेल्टा साइन. ओके, डेल्टा v. So change in velocity is delta v upon change in time is represented by delta t. Delta is the symbol to represent the change in a physical quantity. Okay. Now delta v, it is defined as v2 minus v1. v2 minus v1. Change हम कैसे define करते हैं? v2 is the final velocity and v1 is the initial velocity. So v2 minus v1. Upon delta t is defined as t2 minus t1. v2 minus v1 upon t2 minus t1. Okay, and of course it is a vector quantity and इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस इक्वेशन से ही आप समझ सकते हैं, क्योंकि टाइम तो देखो स्केलर है. टाइम इज स्केलर. टाइम का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है. ठीक है, तो डेल्टा v की जो डायरेक्शन है, direction of average acceleration will be same as that of the delta v. Delta v is the change in velocity. तो लिख लीजिए, its direction is same
as that of delta v. Delta v is what? It is the change in velocity. अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो इस पे तो हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस तो हम डिफरेंशिएशन में बहुत कुछ कर चुके हैं, ठीक है पहले। तो वी विल फोकस ऑन दिस एवरेज एक्सेलरेशन के ऊपर फोकस करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑन द क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। A car is moving towards east with a speed of 5 meter per second. It takes a left-hand turn. It takes a left-hand turn and moves towards north. And moves towards north while maintaining the same speed. While maintaining the same speed. Find out number first part, change in speed. नंबर फर्स्ट पार्ट, चेंज इन स्पीड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा v, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ मॉड ऑफ v। मॉड ऑफ v इज द वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन स्पीड। सेकेंड पार्ट, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, चेंज इन स्पीड कैसे? ये डेल्टा चेंज के लिए है, मॉड ऑफ v, मॉड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? दैट इज एक्चुअली स्पीड। ऐसे करके लिख सकते हैं अगर लिखा हो, और अच्छा वेक्टर साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर इससे लिखा हो डेल्टा v, तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी। इसमें मॉड नहीं है ना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा v का मैग्नीट्यूड। इसमें और इसमें फर्क है, see this part and this part, there is a difference. What is the difference? यहां पे मैग्नीट मॉड डेल्टा v के बाहर लगा है और यहां पे डेल्टा बाहर है, मॉड अंदर है। तो कभी भी इस टाइप का सिंबल आए इट मींस चेंज इन स्पीड, कभी भी इस टाइप का सिंबल आए इट मींस चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और अगर मॉड ना लगाओ तो इट इज जस्ट चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एंड द फोर्थ पार्ट, एवरेज एक्सेलरेशन। Average acceleration, if it takes 5 seconds to take the turn, अगर उसको टर्न लेने में 5 सेकेंड लगे, if it takes 5 seconds for the car to take the turn, तो अब देखो यहां पर किस तरीके से वेक्टर्स का यूज होता है। अगेन इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल टू टेल यू दैट विदाउट वेक्टर्स कभी भी काइनेमेटिक्स शुरू नहीं करना चाहिए, खतरनाक हो सकता है, अच्छे क्वेश्चंस में फंस जाओगे, जैसे कि ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपके पास एक कार है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टुवर्ड्स ईस्ट। तो एक टर्न आया और वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गई, 5 सेकेंड लगे उस टर्न को काटने में, 5 सेकेंड में वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गई, लेकिन उसकी स्पीड वही रही 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द व्हीकल हैज नॉट चेंज्ड, ठीक है। तो अगर स्पीड में बदलाव नहीं आया तो चेंज इन स्पीड क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड मतलब कि फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, दैट विल बी 0, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है। देखो स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज a scalar quantity, it is the magnitude of the velocity, okay। and when we are talking about velocity जब हम बात करें then we are talking about the direction as well, तब हम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन स्पीड विल बी 0 बट चेंज इन वेलोसिटी विल नॉट बी 0,
ठीक है, बी पार्ट। वाई? बिकॉज ऑल्दो द स्पीड हैज रिमेन सेम बट द डायरेक्शन हैज गॉट चेंज्ड। पहले ईस्ट की डायरेक्शन थी, अब नॉर्थ की डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन बदल गई। अगर डायरेक्शन बदल गई तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी बदल गई, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी भी बदल गई। मैग्नीट्यूड स्पीड का नहीं बदला, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदला। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है डेल्टा वी, वो निकालना सिखा रहे हैं यहां पे। वो होगा v2 माइनस v1। v2 इज दिस वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ y एक्सिस होती है और j कैप होता है, मैग्नीट्यूड है 5, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 5 टाइम्स j कैप माइनस v1। v1 है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है, ये x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग है, मैग्नीट्यूड 5 है, तो कैसे लिखेंगे 5 टाइम्स i कैप। तो यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट देम बिकॉज द डायरेक्शंस ऑफ दिस 5 इज माइनस i कैप, सॉरी प्लस i कैप, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस 5 इज प्लस j कैप। माइनस साइन तो क्यों आया? चेंज की वजह से माइनस साइन आया। तो दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। नाउ लेट अस एनालाइज इट इन लिटिल बिट ऑफ डेप्थ, थोड़ा डेप्थ में एनालाइज करते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं ये जो डेल्टा वी है, अगर मैं इसको बनाऊं, कहां पर बनाऊं? कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाऊं, तो माइनस 5 आई कैप का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग 5, एंड 5 जे कैप का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ऐसे लिखो, आई कैप पहले जे कैप बाद में, प्लस 5 जे कैप का मतलब क्या हुआ? 5 ऊपर की तरफ, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका मतलब क्या हुआ? वो रिजल्टेंट है इस तरफ, दैट रिजल्टेंट इज इन दिस डायरेक्शन। समझे बात को? ठीक है, तो दैट रिजल्टेंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में है। तो ये जो रिजल्टेंट है दिस इज एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है दैट इज एक्चुअली अलोंग नॉर्थ वेस्ट। तो चेंज इन वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये निकालो कि ये मैग्नीट्यूड कितना है। अच्छा, ये एंगल तो 45 होगा ना, ये तो आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है एक्चुअली, 45 होगा, क्योंकि ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी एकदम बीच में से जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप ये बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, ये और ये ऐसे है, और आप पाइथागोरस थ्योरम से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, या फिर आई कैप और जे कैप का के कोफिशिएंट्स कंपोनेंट्स आपको पता है, तो आप इसका निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड -5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, वो कितना होता है? वो होता है 5√2। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। तो ये जो है इस वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है 5√2 टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। दिस इज ऑल्सो द आंसर। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, डिपेंड करता है ऑप्शंस में क्या आपको दिया होगा। बेसिकली ज्यादातर ऑप्शंस इस टाइप से आते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो आपको दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, वेस्ट क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं था, बिकॉज इट वॉज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, देन इट वॉज मूविंग आफ्टर 5 seconds इट वॉज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, there was west was not mentioned, but the actual direction is coming as northwest. Let us see why it is coming, let us see what is the logic behind it, why it is coming like that. The reason is this, because जो ये क्या है? This is subtraction of vectors. If you remember, हमने vectors में एक टॉपिक पढ़ा था, subtraction of vectors. How do we handle the subtraction of vectors? We handle it according to the addition, ठीक है, v2 प्लस नेगेटिव ऑफ v1। सो दिस वेक्टर ऊपर की तरफ दिस इज v2 एंड दिस वेक्टर इन दिस डायरेक्शन दिस इज v1। सो लेट अस एक्सटेंड इट फर्दर, इसको यहां एक्सटेंड करते हैं। v1 इस तरफ है, लेकिन जब हम नेगेटिव सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करते हैं समीरा, तो क्या होता है? v2 प्लस नेगेटिव ऑफ v1, ये जो v1 है इसका नेगेटिव, इसको उल्टा कर दिया जाता है इस तरफ को, तो -v1 इस तरफ को है, मतलब इस तरफ को लेफ्ट की तरफ, और प्लस v2 उस तरफ को है। और अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर निकालते हैं तो वो नेट रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है, जो कि ये डायरेक्शन है। यू कैन सी इट क्लियरली कि ये क्यों आ रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की वजह से आ रहा है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की वजह से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ गई। समीरा समझ में आए? ओके।
अच्छा, अब आते हैं हम सी पार्ट पे। सी पार्ट में अब कुछ बचा नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वो निकल गया, ये 5√2, ये चेंज इन वेलोसिटी ये था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज नथिंग बट इट इज 5√2 मीटर पर सेकेंड। ऑफ कोर्स है ना, यूनिट्स तो अच्छा यूनिट्स रह गई है हर जगह पे, मीटर पर सेकेंड लिख लेना भाई खुद ही, है ना, मीटर पर सेकेंड यूनिट्स लिखना जरूरी होता है फिजिक्स में, मीटर पर सेकेंड। एंड द लास्ट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। सो लास्ट जो एवरेज एक्सेलरेशन है डी पार्ट, what is average acceleration? Average acceleration is change in velocity upon change in time. Now change in velocity can be written like this as well as it can be written like this. This is minus 5 I cap plus 5 j cap upon change in time is 5. तो 5 5 5 कैंसल, ये आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये एक आ गया है, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये 5 सेकंड है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट्स का ध्यान रखना है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5√2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं, एक ही बात है, 5√2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ वेस्ट अपॉन टाइम इज 5, तो 5 सेकंड्स, तो 5 से 5 कैंसल, ये आपके पास आ जाएगा √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट, √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट। दिस इज द आंसर्स, फाइनल आंसर तो सेम, ठीक है। तो मेन चीज यहां पे क्या है, ये 4 चीजें सीखनी है और ये सिंबल्स भी सीखने हैं, क्योंकि कई बार ऐसे नहीं लिखा होगा चेंज इन स्पीड, ये सब पूछा नहीं होगा, सिर्फ ये दिया होगा, आपको खुद इंटरप्रेट करना है ये क्या है, ये क्या है, इन दोनों में फर्क है। तो वो फर्क भी मैंने आपको समझा दिया यहां पर इसी न्यूमेरिकल में, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स अवर ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो यहां पे मेनली हमारे पास जो है यहां पे डिस्टेंस था, देन वाज डिस्प्लेसमेंट, देन वाज स्पीड, देन वाज वेलोसिटी, देन वाज एक्सेलरेशन। ये 5 पैरामीटर्स है। ये 5 पैरामीटर्स अगर हमें समझ में आ जाते हैं तो हम मोशन को अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस गो इनटू द टॉपिक ऑफ मोशन। सो राइट डाउन, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर मोशन। मोशन के बारे में हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था। मोशन एंड रेस्ट दे आर एक्चुअली रिलेटिव थिंग्स, ठीक है। मोशन और रेस्ट जो होते हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट थिंग्स बट दे आर एक्चुअली रिलेटिव थिंग्स, ठीक है। ये वो चीज हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी। तो मोशन जो है कई टाइप का हो सकता है, तो यहां पे हम कई टाइप के मोशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले जैसे मोशन जो हमारे पास है, 2 मेजर टाइप्स का मोशन होता है। एक मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अभी मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, फिर मैं डिटेल में एक एक करके इसमें डिटेल में जाने वाला हूं, ठीक है, कि क्या क्या ये होता है। डिटेल में हम जाएंगे, डेफिनेशंस लिखेंगे, समझेंगे, ठीक है। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, एक जैसा। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, जो एक जैसा रहे, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो क्या चीज एक जैसी रहे, पार्टिकल चल रहा है तो वो सीधा ही चल रहा है, उसमें डायरेक्शन का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, और उसकी स्पीड भी फिक्स्ड है, मतलब उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म मोशन वो होता है, नाम से ही पता चलता है, यूनिफॉर्म मोशन, जो एक जैसा मोशन हो, जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी, डायरेक्शन, स्पीड, सब चीजें कांस्टेंट हो, ठीक है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जो एक जैसा ना हो, जिसमें कुछ बदलाव हो रहे हो। किस टाइप के बदलाव हो रहे हो सकता है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, या फिर हो सकता है वो टर्न कर रहा हो, उसमें कोई डायरेक्शन में बदलाव आ रहा हो, ठीक है। सम चेंजेस आर हैपनिंग, इट इज नॉट नॉन यूनिफॉर्म, एक जैसा नहीं है, कुछ बदलाव आ रहे हैं, कभी गाड़ी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आगे चल के 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम यूनिफॉर्मली
एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरे को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसकी एक खास पहचान होती है, इसमें एक्सेलरेशन जीरो होती है। क्यों जीरो होती है अभी हम देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है इसकी खास पहचान होती है एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती है। ठीक है, अभी डिटेल में जाएंगे तो रीजनिंग भी आपको पता चलेगी। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब वो फिर से यूनिफॉर्म वर्ड आया, मतलब वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है, ये बहुत डिटेल में किया जाएगा अभी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे कि सर्कुलर मोशन है, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, फिलहाल हमारे पास जो मेन कैटेगरीज है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और ये दोनों इसी टाइप के मोशंस होते हैं। तो अब हम एक एक करके इनमें डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए यूनिफॉर्म मोशन, उसकी डेफिनेशन लिखिए क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो एक एक करके हम इनमें डेप्थ में जाएंगे जरा। तो फर्स्ट टॉपिक लिखिए यूनिफॉर्म मोशन। If a particle travels equal distances in equal intervals of time, if a particle travels equal distances in equal intervals of time, then it is said to be moving, then it is said to be moving uniformly, then it is said to be moving uniformly. Full stop. In this motion the particle has a constant velocity and speed. देखो अगर velocity constant है तो speed तो constant होगी ही, ये 100% श्योर है। ठीक है, in this motion the particle has a constant velocity and speed, and acceleration is zero, and zero acceleration, hence it is a non-accelerated motion, hence uniform motion is a non-accelerated motion, hence uniform motion is a non-accelerated motion. तो माय डियर स्टूडेंट्स देखो इसमें क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब वेलोसिटी की दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड वो होता है स्पीड, और एक डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहे। मान लो कोई पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो वो पार्टिकल हमेशा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलता रहे, उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके हमें एक्सेलरेशन मिलती है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज जीरो, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लो एक ग्राउंड के ऊपर आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से धकेला। लेट अस सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से धक्का दिया। अब ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलता रहे स्मूथ सरफेस के ऊपर, इफ इट कीप्स ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसका जो मोशन होगा दैट मोशन विल बी कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म मोशन। इसके पास कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो इस टाइप का मोशन, कोई फ्रिक्शन भी नहीं, हम मान रहे हैं यहां पे ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये हमेशा ही चलता रहेगा। इस टाइप के मोशन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं वो हम 10th क्लास से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं।
एक फॉर्मूला लगता है वेलोसिटी इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला लगता है, बहुत कॉमन फॉर्मूला है, छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं हम, ठीक है। इसी से आप डिस्टेंस के लिए फिर फॉर्मूला निकाल लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और टाइम के लिए भी निकाल लेते हैं फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ रहे बात को, ठीक है। सिंबल्स में ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, x इज इक्वल टू वी टी, t इज इक्वल टू एक्स बाई वी। तो बहुत सिंपल इक्वेशंस होती हैं, छोटी क्लासेस में भी हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं, मोस्ट कॉमन चीज है, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में, ठीक है समीरा। अब जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जरा इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन तो इस पे कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस बनते नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो देखते हैं जरा। मान लो आपके पास दिस इज अ रोड, अ वेरी लॉन्ग रोड, ठीक है, एंड देयर आर टू कार्स, and this car is car A. It has got a specific length. Let us take its length as 5 meter. And this car is moving in the forward direction with a speed of 54 kilometer per hour. And there is another car which is coming from behind. Similar car, same model, same company, so same length. So it is 5 meter length. Okay, it is coming with a larger speed. Let us suppose it is 72 kilometer per hour. Initially, there is a distance between the two cars. पीछे वाली कार 72 किलोमीटर पर आवर, अगली वाली कार 54 किलोमीटर पर आवर. So initially the distance between these two cars let us take it as 10 meters. 10 मीटर. The distance between the two cars is 10 meters. Let us take it as 10 meters. Okay. So these two cars are moving and definitely the जो पीछे वाली कार है, कार B, अच्छा इसको B बोल देते हैं, कार B. It is A वो वाली कार है, ठीक है. जो पीछे वाली कार है, कार B, of course it has got a greater speed. तो पीछे वाली कार it will overtake the car A after some time. ठीक है. तो ओवरटेक करेगी. देखो अगर कार ऐसे आगे की तरफ जा रही हो तो हम वर्ड यूज करते हैं ओवरटेक. अगर मान लो ये एक कार ऐसे आ रही है और ये एक कार ऐसे आ रही है तो ये एक दूसरे के आमने सामने जाती है, इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. दे आर क्रॉसिंग ओवर ईच अदर. ठीक है. सो राइट डाउन क्वेश्चन लिखिए. इन द शोन फिगर फाइंड आउट नंबर फर्स्ट पार्ट. टाइम टेकन बाय द कार बी टू ओवरटेक ए. टाइम टेकन बाय द कार बी to overtake car A. Second part. How much minimum length of the road is required? How much minimum length of the road is required for the overtake to take place? How much minimum length of the road is required for the overtake to take place? For the overtake to take place. Okay. बस इतना सा क्वेश्चन है. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन है. बस इसमें थोड़ा सा ये है कि कार की जो लेंथ्स हैं वो भी आपको गिवन है. ठीक है. अब देखो मान लो ये आपके पास ये सिचुएशन है. मान लो एक कार ये है और दूसरी कार ये है. ठीक है. इनके बीच का पहले कुछ डिस्टेंस है. ठीक है. यहां से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अब ये वाली कार भी चल रही है, ये वाली कार भी चल रही है, ऐसे ऐसे करके चल रही है, दोनों कार चल रही है, लेकिन पीछे वाली कार आगे निकल गई. अब ओवरटेक कब माना जाएगा कि पूरा ओवरटेक कर दिया? जब
इस गाड़ी का बैक पोर्शन और इसका जो फ्रंट पोर्शन है उससे आगे निकल जाएगा। देखो ये कार ए थोड़ी देर के बाद यहां पहुंच जाएगी, ये कार ए यहां पहुंच गई और ये कार बी उस समय अगर यहां पहुंच गई, कार बी का जो डिक्की है, यहां पे डिक्की होती है ना, बैक में डिक्की, और इसका फ्रंट जो इसका बोनेट है वो उससे आगे निकल गई, तब हम मानेंगे कि ओवरटेक हो गया, पूरी तरह से ओवरटेक कर लिया। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो कितना टाइम लगा वो निकालना है। अच्छा, और रोड की कितनी लेंथ यूज हुई, कितनी लंबी रोड यूज हुई वो निकालना है। तो वो रोड हम यहां से लेंगे, देखो यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी लेंथ इतनी, मिनिमम इतनी लेंथ रोड की जरूरत होगी। मतलब इतनी लेंथ से पहले कोई मोड़ ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ियां अलग अलग डायरेक्शन में चली जाए। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो कोई मोड़ ना आ जाए। तो इतनी लेंथ कम से कम हमें आवश्यकता है। ठीक है समीरा, कि कम से कम इतनी लेंथ की जरूरत हो ताकि आपके पास जो है वो ओवरटेक सक्सेसफुल हो जाए। अच्छा, एक चीज यहां इंपॉर्टेंट क्या है, ये डिस्टेंसेस मीटर में गिवन है, ये भी मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है स्पीड्स। तो आपको सब कुछ मीटर में कर लेना चाहिए, सेम यूनिट में कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल के परेशानी होगी आपको। तो देखो हमारे पास जैसे 54 किलोमीटर पर आवर है, आपको याद भी होगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके करते हैं। ठीक है, उसको मैं यहां पे बता भी देता हूं, प्रूफ कर देते हैं। 54 किलोमीटर अपॉन आवर, 1 किलोमीटर मींस 1000 मीटर एंड 1 आवर मींस 3600 सेकंड्स। 00 से 00 कैंसिल, 2 5 10, 2 18 मीटर पर सेकंड आ गया। तो 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 आया ना, यहाँ 5 आया, यहाँ 18 आया, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड को तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये याद करने वाली चीज है, याद कर लेना इसको। 18 3 54, 5 3 15, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करिए, 72 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 कर दीजिए। 18 4 72, 5 4 20 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर पर आवर इज 20 मीटर पर सेकंड एंड 54 किलोमीटर पर आवर इज 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमने स्पीड्स भी निकाल ली मीटर पर सेकंड में। अच्छा, अब एक काम करते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं यहां पे जरा। हमारे को क्या फॉर्मूला पता है, हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला। तो ये जो गाड़ी है ए, कार ए, इसने कितना डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, इसको एक्स ए बोल देते हैं। तो इस कार के लिए इक्वेशन लगाते हैं, डिस्टेंस एक्स ए इज इक्वल टू स्पीड कितनी है कार की, 15 इंटू टाइम है टी। टी टाइम के बाद ओवरटेक हो गया, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, उतनी देरी में कार बी ने कितना चला, यहां से लेकर यहां तक, इसने ज्यादा चला क्योंकि ज्यादा स्पीड थी, और इस डिस्टेंस को आप एक्स बी मान लो। तो यही फॉर्मूला लगा लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस एक्स बी इज इक्वल टू स्पीड इज 20 इंटू टाइम टी, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आप डायग्राम को ध्यान से देखो। अच्छा देखो, अभी हम फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो फिजिक्स के क्वेश्चंस और मैथ्स के क्वेश्चंस में थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है, इससे पहले हम बेसिक मैथ्स कर रहे थे, वेक्टर्स वगैरह, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। मैथ्स में क्या होते हैं, बेसिकली फॉर्मूले होते हैं और फॉर्मूलों को अप्लाई करना आना चाहिए, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा एनालिसिस होता है, एनालिसिस एडअप हो जाता है फिजिक्स में। ठीक है, अच्छा एनालिसिस में अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। तो आपको एनालिसिस में बहुत स्ट्रांग होना। अच्छा, एनालिसिस में स्ट्रांग कैसे होते हैं, जैसे शुरुआत में जब वीक होता है एनालिसिस, शुरुआत में सभी स्टूडेंट्स का वीक होता है, तो वो एक थंब रूल है, और वो ये है कि आप डायग्राम अच्छी ढंग से बनाओ। डायग्राम आप खुल के बनाओ, मतलब कीड़े मकोड़े भी बनाने आपने, समझ लो, कीड़े मकोड़े मत बनाओ भाई, डायग्राम में बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
शुरुआत में डायग्राम बहुत खुल के बनाओ, खुला खुला डायग्राम बनाओ, अच्छे ढंग से बनाओ, उस डायग्राम में सारी इंफॉर्मेशन लिखो। लेटर ऑन हायर स्टेजेस पे आपको डायग्राम वायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जब 5-6 महीने अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप हवा में भी क्वेश्चन कर सकते हो, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए और वो लेवल का एनालिसिस करने के लिए शुरुआत में डायग्राम्स अच्छे बनने चाहिए। और डायग्राम से इंफॉर्मेशन निकालो, जैसे हम यहां पे निकालने जा रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं? ये जो डिस्टेंस XB है, ये पता है किसके बराबर है? ये यहां से लेकर यहां तक ये 10, फिर यहां से लेकर यहां तक ये 5, फिर यहां से लेकर यहां तक ये XA, और यहां से लेकर यहां तक ये फिर से 5। अब आप देखो 10 + 5 + XA + 5 इज XB। कॉमन सेंस लग गई, फिजिक्स के हर क्वेश्चन में छोटी मोटी कॉमन सेंस लगेगी। तो ये XB किसके बराबर है भाई? कॉमन सेंस से देखो 10 + 5 + XA + 5, तो लिख लो 10 + 5 + XA + 5। तो अगर डायग्राम सही नहीं होगा तो तुम्हें ये जजमेंट ही नहीं हो पाएगी कि ऐसे लिखना है। अगर डायग्राम सही होगा तो तुम्हें जजमेंट हो जाएगी, एनालाइज कर पाओगे तुम। ठीक है आशीष, समझ में आए? बस अब XB और XA की वैल्यूज डालो यहां। XB की वैल्यू है 20t, 10 + 5 + 5 ये हो जाएगा 20, प्लस XA की वैल्यू है 15t। इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 5t, 20 - 15 is 5, दैट इज इक्वल टू 20। तो टाइम निकल के आ गया 20/5 is 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड लगेंगे कार बी को कार ए से आगे निकलने में। दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे चल के हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, वहां पर इस क्वेश्चन को और भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है जब मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना अभी काफी है। अब जो है, अब टोटल रोड का डिस्टेंस कितना यूज हुआ? यहां से लेकर यहां तक इतना। ये कितना है भाई? एक तो ये इतना लंबा XB + 5, तो सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा टोटल रोड डिस्टेंस इज XB + 5। अच्छा XB कितना है? XB है 20t, t हम निकाल चुके हैं 4, तो आ जाएगा 20 × 4 + 5, 24 = 80 + 5 85 मीटर। तो कम से कम 85 मीटर लंबी तो सड़क होनी चाहिए, तभी ओवरटेक संभव हो पाएगा। मतलब उससे पहले, वैसे तो आप बोलोगे सड़क तो सर बहुत लंबी होती है, तो कहने का मतलब ये है कि 85 मीटर से पहले कोई और टर्न ना आ जाए, नहीं तो आगे वाली कार ही टर्न हो जाएगी। ठीक है ना? तो इतना मिनिमम लेंथ ऑफ द रोड इज दिस मच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ओवरटेक टू टेक प्लेस। सो इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं किसके ऊपर? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इज द सिंपलेस्ट मोशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। जैसे मैं यहां पे हर टॉपिक के ऊपर 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन कराऊंगा। घर में बैठ करके आपको हर एक टॉपिक के ऊपर 10-10, 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद जाकर के आपको ये टॉपिक, जैसे आज मैंने यूनिफॉर्म मोशन करा दिया, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बैठो और क्वेश्चंस करो इसके ऊपर। ठीक है, जो हमने मटेरियल दिया है वहां से तो करे ही करो, लेकिन आप कहीं से भी कर सकते हो, और जहां पे भी आप फंसते हो देन यू हैव टू आस्क मी। उसके बाद आप पूछो जहां पे भी आप फंसते हो। ठीक है, तब जाकर के आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होंगे। ठीक है, फाइन। तो ये तो हो गया ये क्वेश्चन। अब लिखिए ये सेकंड मोशन लिखिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लिखिए, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स unequal distances in equal intervals of time. If a particle travels unequal distances in equal intervals of time, then it is said to be moving non-uniformly. Then it is said to be moving non-uniformly.
and if its acceleration is constant, then its motion is uniformly accelerated. Full stop. In this motion, the velocity of particle is variable. In this motion, the velocity of particle is variable. देखो क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये कि भाई अगर हमारे पास कुछ ऐसी स्थिति है, ठीक है, जैसे कि आपके पास पहले पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले 1 सेकंड में, मान लो t 1 सेकंड में, t इज इक्वल टू 1 सेकंड में उसने मान लो 10 मीटर चला। उसके बाद अगले 1 सेकंड में उसने कम चला, मान लो 8 मीटर चला अगले 1 सेकंड में, फिर एक और सेकंड में उसने और कम चला, 6 मीटर चला। हर एक सेकंड में वो चल रहा है, लेकिन हर बार इक्वल डिस्टेंसेस नहीं चल रहा, इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। तब उसका जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उसकी वेलोसिटी, ऑफ कोर्स देखो, पहले टाइम 1 सेकंड में ज्यादा चला, फिर दूसरे सेकंड में कम चला, फिर तीसरे एक और सेकंड में और कम चला, तो उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी नहीं, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वेरिएबल। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन आएगी dv/dt इज एक्सेलरेशन, तो दैट एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू 0, इट विल बी समथिंग, बिकॉज वेरिएबल का कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होगा। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तब कैसा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 0 के बराबर नहीं है, बट इट इज अ कांस्टेंट, तो क्या होता है? तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अगर एक्सेलरेशन भी वेरिएबल आ जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वो इससे अगले वाला है, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल अभी हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कभी भी वो इक्वेशन नहीं लगती, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कई स्टूडेंट्स वही, क्योंकि वो 8th 9th 10th में वो इक्वेशन सीखी होती है, डिस्टेंस स्पीड और टाइम में जो रिलेशनशिप है, वही लगाने लग जाते हैं हर जगह। मैंने ये देखा है। ऐसा कभी नहीं करना आपने कि हर जगह पे डिस्टेंस स्पीड और टाइम में वही फॉर्मूला लगाने लग जाए जो अभी हमने पिछले वाले में यूनिफॉर्म मोशन में किया। आपको पहले देखना है कि वो यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तभी वो इक्वेशन लगेगी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती है, और वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी डेरिवेशन भी हम देखेंगे, ठीक है। और वो इंटीग्रेशन से हम डेरिवेशन करेंगे उनकी, और वो ही लगानी है, वही इक्वेशन लगानी है। तो पहले ये देखना है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं है, ठीक है। तो अब लिखिए आगे, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। Equations of uniformly accelerated motion. Equations of uniformly accelerated motion. What are the equations of uniformly accelerated motion? That is what we are going to see. तो देखिए ऐसा है, नंबर फर्स्ट इक्वेशन is our v is equal to u plus at. This is the first equation. V is equal to u plus at. What is v? V is here final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, ठीक है। तो हम लोग इसको डिराइव भी करेंगे कैलकुलस मेथड से, डिफरेंशिएशन वाले मेथड से, ठीक है। तो लिखिए, वी कंसिडर
a particle, we consider a particle crossing origin at t is equal to 0, crossing origin at t is equal to 0 with a speed u. With a speed u, and after some time t, its velocity becomes v, है ना, या with velocity u and after some time its velocity becomes v. तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। तो यहां पर ओरिजिन को क्रॉस किया, ओरिजिन मतलब x इज इक्वल टू 0, और कब क्रॉस किया, t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 क्या होता है, इनिशियल मोमेंट, जिस मोमेंट पे हम स्टडी कर रहे हैं मोशन को, जिस मोमेंट पे हमने मोशन को स्टडी करना शुरू किया, उसको इनिशियल मोमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंट t इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे ये था पार्टिकल, कुछ टाइम बीता, t इज इक्वल टू t पे ये यहां पे पहुंच गया और यहां पहुंच गया, और यहां पे डिस्टेंस है x डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक x है, ठीक है। और इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन थी इसके पास, एक्सेलरेशन आगे की तरफ थी, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन है, और कैसा एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कैसे ये इक्वेशन आती है, बहुत सिंपल वे में आ जाती है, ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt। एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज dv by dt। तो हम लोग इसमें इंटीग्रेशन करते हैं, तो बहुत ध्यान से आपने देखना, dt को यहां मल्टीप्लाई करो, यहां पे dv बचेगा, तो dv इज इक्वल टू a dt, dv इज इक्वल टू a dt, dt को मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग, तो यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dv विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया। अच्छा, अब देखो लिमिट्स का ध्यान रखना होता है, मैंने आपको इंटीग्रेशन में भी समझाया, लिमिट्स का ध्यान रखना होता है यहां पर। अच्छा, लिमिट्स से भी पहले एक काम कर लेते हैं, ये जो एक्सेलरेशन है इट इज कांस्टेंट, बिकॉज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो इंटीग्रेशन ऑफ dv रहेगा, राइट हैंड साइड में एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt आ जाएगा। अब लिमिट्स का ध्यान रखना था, लिमिट्स कैसे लिखी जाती है, यहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहां पे लोअर और अपर लिमिट टाइम की होगी, यहां पे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो लोअर और अपर लिमिट वेलोसिटी की होगी। पहला काम ये होता है। दूसरा काम, जो राइट हैंड साइड की लोअर लिमिट है दैट शुड कॉरेस्पॉन्ड टू द लोअर लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड की अपर लिमिट शुड कॉरेस्पॉन्ड टू द अपर लिमिट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, इनिशियल वेलोसिटी u है, उस समय टाइम क्या है, t इज इक्वल टू 0, तो लोअर लिमिट ऐसे होगी। फाइनल वेलोसिटी है v, फाइनल वेलोसिटी है v, और टाइम क्या है, टाइम उस समय t है। इस तरीके से लिमिट्स डाली जाती है, ये आपको आना चाहिए, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर dv का इंटीग्रेशन, जैसे आपको याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, मैंने आपको इंटीग्रेशन के टाइम पे ही समझाया था कि आपको पूरे साल भर में इंटीग्रेशन करने का मौका कभी नहीं दूंगा, मैं इंटीग्रेशन खुद करूंगा, ठीक है। प्लस 2 में जाकर के आप इंटीग्रेशन खुद करेंगे, ठीक है। प्लस 1 में आप सिर्फ इतनी कैपेबिलिटी बनाओ कि जब मैं कर रहा हूं तो आपको समझ में आए, बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है, मैं करके दूंगा आपको, ठीक है। तो इतना सा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए और डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि जब टीचर कर रहा है क्लास में तो आप अंडरस्टैंड कर जाओ, फिर धीरे 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 करके इतना सारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्लासेस में करेंगे कि आप खुद ही सीख जाओगे, ठीक है, फिजिक्स में किस तरीके से करते हैं। हाँ, जो तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स है उनको तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैथ्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, उनको तो खुद ही कर लेना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v, फिर यहां पे ऐसे करके लिमिट्स रखते हैं u से v, और dt का इंटीग्रेशन होता है t, और फिर यहां पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लिमिट्स 0 टू t। अब लिमिट्स डालते हैं, कैसे डालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। इस v की जगह ये v डाल दो तो ये v रहेगा, v माइनस, फिर u, v की जगह u डाल दो लोअर लिमिट, तो v माइनस u इज इक्वल टू a टाइम्स अपर लिमिट इज t माइनस 0।
अब यहां पे क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया v माइनस यू और राइट हैंड साइड में आ गया at। u को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस at। Hence proved. V is equal to u plus at. This is the first equation of motion. There will be 4 equations that we are going to derive. 4 equations हम derive करेंगे. This is the first one. ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज ध्यान दी, मैं यहाँ पे, अच्छा बुक्स में कैसे लिखी होती है, बुक्स में ये v is equal to u plus at लिखा होता है, तो लेकिन मैंने हर जगह पे वेक्टर का साइन लगाया है, बिकॉज ये जो v is equal to u plus at में v, u और a जो है ये वेक्टर्स है, these are not scalars, ठीक है, these are not speeds, these are velocities, ठीक है, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है हमारे को, ठीक है। तो उस चीज पे एम्फेसाइज करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपने देखना हम इस चीज पे एम्फेसाइज करेंगे कि ये वेक्टर्स है और वेक्टर्स का हम डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्शन के साथ ही बनते हैं, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट